पार्लियामेंट इंडिया की मेन लॉ मेकिंग बॉडी है और ये यूनियन गवर्नमेंट का सबसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन माना जाता है क्योंकि हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 122 जो पार्ट 5 में दिए गए हैं, पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस और पावर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट से मिलकर बनता है: प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल को ऑफिशियली उनके हिंदी नाम दिए गए: राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, जिसे सेकंड चेंबर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जिसे फर्स्ट चेंबर या पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि लोकसभा डायरेक्टली इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और ना ही लोकसभा के, और वो पार्लियामेंट के मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बैठते, लेकिन फिर भी उन्हें पार्लियामेंट का एसेंशियल पार्ट माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि दोनों हाउसेस से पास होने के बाद कोई भी बिल तभी लॉ बन सकता है जब प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल देते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में एक की रोल प्ले करते हैं। वो दोनों हाउसेस को समन और प्रोरोग करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। इस सिस्टम को डिजाइन करते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया, ना कि अमेरिकन मॉडल। ब्रिटेन में पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनता है: क्राउन, जो किंग या क्वीन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एज अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स एज लोअर हाउस। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। अमेरिका की लेजिस्लेचर, जिसे कांग्रेस कहते हैं, 2 हाउसेस से मिलकर बनती है: सेनेट एज अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एज लोअर हाउस। दोनों सिस्टम्स के बीच मेन डिफरेंस उनकी नेचर में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया और ब्रिटेन में होता है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच क्लोज इंटरडिपेंडेंस होती है। इसीलिए हम प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का आइडिया यूज करते हैं, जो ब्रिटेन के क्राउन इन पार्लियामेंट जैसा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, और इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट को कांग्रेस का पार्ट नहीं माना जाता। राज्यसभा, जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स फिक्स की गई है। इनमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अभी के टाइम पे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज को, और 12 प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिया गया है। राज्यसभा के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स चूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड पर बेस्ड है। हर स्टेट की सीट्स उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के पास 31 मेंबर्स हैं, जबकि त्रिपुरा के पास सिर्फ 1 है। ये सिस्टम यूएसए से अलग है, क्योंकि वहाँ सेनेट में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, चाहे पॉपुलेशन जितनी भी हो, और 50 स्टेट्स में से हर एक स्टेट 2 मेंबर्स भेजता है, जिससे सेनेट की टोटल स्ट्रेंथ 100 होती है। यूनियन टेरिटरीज को भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक स्पेशली फॉर्म्ड इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। 9 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बाकी 6 यूटीज की पॉपुलेशन बहुत छोटी है। इनके अलावा प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। इसका पर्पस ये है कि एमिनेंट पर्सन्स बिना इलेक्शन लड़े भी पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये सिस्टम भी यूएस सेनेट से अलग है, क्योंकि वहाँ कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। लोकसभा, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 फिक्स की गई है। इनमें से 530 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को, और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं। अभी के टाइम पे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, 530 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, 13 यूनियन टेरिटरीज के, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स। लोकसभा के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, और इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होता है। मतलब हर इंडियन सिटीजन जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है और कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंडर डिसक्वालीफाइड नहीं है, उसे वोट करने का राइट है। पहले वोटिंग एज 21 थी, लेकिन इसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू 18 कर दिया गया।
यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोकसभा में आते हैं, जैसा कि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 में प्रोवाइड किया गया है, जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए पावर्स के अंडर पास किया था। इनके अलावा प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वो लोकसभा में इस कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। ये प्रोविजन ओरिजिनली सिर्फ 1960 तक के लिए था, लेकिन इसे बार बार एक्सटेंड किया गया और 2020 तक कंटिन्यू रहा 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू। लोकसभा के इलेक्शंस का सिस्टम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर बेस्ड है, जो इंश्योर करते हैं कि स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर स्टेट को लोकसभा में सीट्स ऐसे अलॉट की जाएं कि उसकी पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो बाकी स्टेट्स के रेशियो के बराबर हो, एक्सेप्ट छोटे स्टेट्स के लिए जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। इसी तरह एक स्टेट के अंदर भी हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे बनाई जाती है कि पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो यूनिफॉर्म हो। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन गारंटी करता है, दोनों लेवल्स पर, स्टेट्स के बीच और एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ लेटेस्ट पब्लिश सेंसस की फिगर्स से है। क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। इस रीएडजस्टमेंट में 2 चीजें होती हैं, स्टेट्स के बीच लोकसभा की सीट्स का नया एलोकेशन और स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन। पार्लियामेंट को पावर है डिसाइड करना कि ये प्रोसेस कैसे और किस बॉडी के थ्रू होगा। इसीलिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में डीलिमिटेशन एक्ट्स पास किए गए। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सीट्स का एलोकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन 1971 के सेंसस के लेवल पर फ्रीज कर दिया था 2000 तक, ताकि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट किया जा सके। बाद में 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने इस फ्रीज को एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया, लेकिन स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रैशनलाइजेशन अलाउ किया 1991 के सेंसस के बेसिस पर। फिर 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इसे अपडेट किया और कहा कि डीलिमिटेशन 1991 की जगह 2001 के सेंसस के बेसिस पर होगा, लेकिन हर स्टेट की टोटल लोकसभा सीट सेम रहेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है एससीज और एसटीज के लिए सीट्स का रिजर्वेशन, जो उनकी पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से होता है। ये रिजर्वेशन ओरिजिनली सिर्फ 10 इयर्स यानी 1960 तक के लिए था, लेकिन इसे बार बार एक्सटेंड किया गया। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू इसे 2020 तक कंटिन्यू रखा गया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी सब वोटर्स चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों वोट करते हैं, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता। एक एससी एसटी कैंडिडेट जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। रिजर्व सीट्स भी पॉपुलेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम रीएडजस्ट होती हैं, पहले 1991 के सेंसस और बाद में 2001 के सेंसस के बेसिस पर, जैसे 84th और 87th अमेंडमेंट्स ने प्रोवाइड किया। राज्यसभा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऑपोजिट लोकसभा में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो होता है, जिसे कॉमनली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इस मेथड में पूरा देश सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स ले आता है, चाहे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, वो इलेक्ट हो जाता है। ये सिस्टम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा इलेक्टोरेट की ओवरऑल प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब छोटे ग्रुप्स या माइनॉरिटीज अंडर रिप्रेजेंटेड रह सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसके कॉन्ट्रास्ट में इंश्योर करता है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे कितना भी छोटा हो, अपने नंबर्स के प्रोपोर्शन में सीट्स पाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और लिस्ट सिस्टम। इंडिया पहला वाला सिस्टम यूज करता है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स चाहते थे कि लोकसभा के लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। 2 रीजंस की वजह से। पहला, ये सिस्टम आम पब्लिक के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना गया क्योंकि उस टाइम लिटरेसी लेवल्स काफी लो थे। दूसरा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अनसूटेबल माना गया क्योंकि ये सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज की मल्टीप्लिकेशन करके गवर्नेंस में इंस्टेबिलिटी ला सकता था। इनके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कॉस्टली होता है, इसमें बाई इलेक्शंस के लिए स्पेस नहीं होती, ये वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के पर्सनल कनेक्शन को वीक करता है, नैरो ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा पावरफुल बना देता है वोटर के कॉस्ट पर। इसीलिए इंडिया ने लोकसभा इलेक्शंस के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चूज किया, जो सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी का बैलेंस बनाता है पार्लियामेंट्री प्रोसेस में। राज्यसभा जो पहली बार 1952 में एग्जिस्ट हुई, एक परमानेंट बॉडी है और कभी डिसॉल्व नहीं होती। ये एक कंटिन्यूइंग चेंबर के रूप में काम करती है, जिसमें हर 2 साल बाद उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट या प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं उनकी जगह। जो मेंबर्स रिटायर होते हैं वो जितनी बार चाहे री इलेक्शन या रीनॉमिनेशन के लिए खड़े हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा मेंबर्स के टर्म ऑफ ऑफिस को फिक्स नहीं किया, बल्कि ये मैटर पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक हर मेंबर का टर्म 6 साल का होता है।
जब राज्यसभा पहली बार बनी थी तब प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि कुछ मेंबर्स के टर्म शॉर्ट कर दें और लॉटरी सिस्टम यूज करके डिसाइड किया गया था कि कौन अर्ली रिटायर होगा ताकि रोटेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो सके। प्रेसिडेंट को यह पावर भी दी गई थी कि वो रिटायरमेंट ऑर्डर रेगुलेट कर सके। लोकसभा इसके ऑपोजिट एक कंटिन्यूइंग चेंबर नहीं है। उसकी नॉर्मल लाइफ 5 साल की होती है, जो जनरल इलेक्शन के बाद उसकी पहली सिटिंग से काउंट होती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को उसके 5 साल के टर्म से पहले भी कभी डिसॉल्व कर दें और ये डिसीजन कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट लोकसभा का टर्म 1 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन एक साल के बेसिस पर ही, और ये एक्सटेंशन इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने से ज्यादा तक नहीं चल सकती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करता है। इंसान का इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है और उसे इलेक्शन कमीशन द्वारा डेजिग्नेट किए गए अथॉरिटी के सामने ओथ या एफर्मेशन लेना होता है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ और अलीजियंस दिखाता है और इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी अपहोल्ड करने का वचन देता है। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल है और लोकसभा के लिए 25 साल। इनके अलावा पार्लियामेंट और भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के थ्रू किया गया। इस लॉ के मुताबिक कैंडिडेट का एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड इलेक्टर होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। पहले राज्यसभा के लिए कैंडिडेट को उसी स्टेट का वोटर होना पड़ता था जहां से वो कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट 2003 में हटा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इसे अपहोल्ड किया। रिजर्व सीट के लिए कैंडिडेट का एससी या एसटी कम्युनिटी का होना जरूरी है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जनरल सीट से भी कंटेस्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी स्पेसिफाई करता है। अगर कोई इंसान गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो एमपी नहीं बन सकता। अगर कोर्ट उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अगर वो इंडिया का सिटीजन ना हो या फॉरेन सिटीजनशिप ले ले, या पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड हो, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 ने और ग्राउंड्स ऐड किए हैं, जैसे इलेक्शन ऑफेंसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस का कन्विक्शन, 2 या उससे ज्यादा साल की इंप्रिजनमेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन काउंट नहीं होती, इलेक्शन एक्सपेंसेस फाइल ना करना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजनेस इंटरेस्ट, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग वाले कॉर्पोरेशंस में इन्वॉल्व होना, करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस होना, एनमिटी या ब्राइबरी प्रमोट करना और अनटचेबिलिटी, डाउरी या सती जैसे सोशल इवल्स प्रैक्टिस करना। अगर डिस्क्वालिफिकेशन पे डाउट हो तो प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरीली छोड़ देता है, पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है या एब्सटेन करता है, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन के बाद किसी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर अपने नॉमिनेशन के 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा। इन केसेस में डिसीजन प्रेसिडेंट का नहीं, बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर का होता है, और ये डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1992। मेंबर की सीट पार्लियामेंट में कई सर्कमस्टेंसेस में वेकेंट हो सकती है। अगर कोई इंसान दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो वो 10 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है कि कौन से हाउस में सर्व करेगा, वरना उसकी राज्यसभा सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाती है। अगर एक सिटिंग मेंबर दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो उसका पहला सीट वेकेंट हो जाता है। अगर कोई इंसान एक ही हाउस में 2 सीट्स जीत जाता है तो उसे एक छोड़नी होती है, वरना दोनों वेकेंट हो जाती हैं। कोई इंसान एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। अगर दोनों के लिए इलेक्ट हो तो 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन करना होगा, वरना पार्लियामेंट सीट वेकेंट हो जाएगी। सीट तब भी वेकेंट हो जाती है जब मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए, रिजाइन कर दे और रिजिग्नेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट करे, बिना परमिशन के 60 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग डेज एब्सेंट रहे, उसका इलेक्शन कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर दे, हाउस उसे एक्सपेल कर दे, या वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाए। अपनी ड्यूटीज अज्यूम करने से पहले हर मेंबर को प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज्ड किए जाए पर्सन के सामने ओथ या एफर्मेशन लेना होता है। इस ओथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अलीजियंस, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी अपहोल्ड करने का वचन और अपनी ड्यूटीज फेथफुली डिस्चार्ज करने का प्रॉमिस करता है। अगर कोई मेंबर ओथ लिए बिना हाउस में बैठे, वोट करे या प्रिविलेजेस क्लेम करे तो उसे हर दिन के लिए 500 रुपए का फाइन लगता है। ये पेनल्टी तब भी लगती है जब वो जानबूझ के डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद पार्टिसिपेट करे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली पेंशन का प्रोविजन नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में लेजिस्लेशन के थ्रू इंक्लूड किया। 1954 में सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया और समय के साथ अमाउंट्स रिवाइज होते रहे।
2018 में मंथली सैलरी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस 45,000 रुपीज से 70,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस 45,000 रुपीज से 60,000 कर दिया गया। सेशन अटेंड करने की डेली अलाउंस 2010 में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 कर दी गई। 1976 से एमपीज को पेंशन भी मिलती है सर्विस के लेंथ के हिसाब से, और उन्हें बेनिफिट्स जैसे ट्रैवल फैसिलिटीज, फ्री हाउसिंग, टेलीफोन और मेडिकल फैसिलिटीज और व्हीकल एडवांसेस भी दिए जाते हैं। की पार्लियामेंट्री ऑफिसर्स जैसे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरीज और अलाउंसेस भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। इनकी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, मतलब ये पार्लियामेंट के एनुअल वोट के अंडर नहीं आती। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953 इनका पे गवर्न करता है। 2018 में राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई, जबकि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन को एमपीज के इक्वल सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन उन्हें एडिशनल डेली और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस भी दिए जाते हैं। लोकसभा के स्पीकर को एक स्पेशल समचूरी अलाउंस मिलता है जो कैबिनेट मिनिस्टर के रेट पे होता है, यानी 2,000 रुपए पर मंथ, जबकि लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रेट पे समचूरी अलाउंस मिलता है, यानी कि 1,000 रुपए पर मंथ। हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जबकि राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। इनके साथ ही लोकसभा के लिए चेयरपर्सन्स का एक पैनल और राज्यसभा के लिए वाइस चेयरपर्सन्स का एक पैनल अपॉइंट किया जाता है, जो जरूरत पड़ने पर हाउस की प्रोसीडिंग्स प्रिसाइड करते हैं। लोकसभा का स्पीकर मेंबर्स के द्वारा उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है, और ये इलेक्शन हाउस के पहली सिटिंग के बाद जल्दी से जल्दी करना होता है। अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो जाए तो लोकसभा दूसरा मेंबर इलेक्ट करती है और प्रेसिडेंट उस इलेक्शन की डेट फिक्स करता है। आमतौर पर स्पीकर लोकसभा की पूरी लाइफ के लिए ऑफिस में रहता है, लेकिन वो उससे पहले भी अपना पोस्ट छोड़ सकता है अगर वो हाउस का मेंबर ना रहे, अगर वो डिप्टी स्पीकर को लिखकर रिजाइन दे, या फिर अगर उसको लोकसभा के सभी मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास रेजोल्यूशन के जरिए रिमूव कर दिया जाए। ऐसे रेजोल्यूशन तभी मूव किए जा सकते हैं जब 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। जब तक ऐसा रेजोल्यूशन कंसिडर हो रहा हो, स्पीकर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकता है, बोल सकता है और वोट भी कर सकता है, पर टाई के केस में वोट नहीं कर सकता। ये भी खास बात है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, स्पीकर तुरंत अपना ऑफिस नहीं छोड़ता, बल्कि नए लोकसभा के मिलने तक कंटिन्यू करता है। स्पीकर का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ लोकसभा का हेड और रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बल्कि हाउस के मेंबर्स, कमिटीज और हाउस खुद के पावर्स और प्रिविलेजेस का गार्डियन भी है। उसका रोल सिर्फ सिटिंग्स प्रिसाइड करना नहीं है, बल्कि वो हाउस का प्रिंसिपल स्पोक्समैन है, जिसका फैसला पार्लियामेंट्री मैटर्स में फाइनल माना जाता है। उसके पावर्स और ड्यूटीज 3 सोर्सेज से आते हैं: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो लिखित नहीं होते। स्पीकर हाउस में ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स का इंटरप्रिटेशन करने का फाइनल अथॉरिटी उसके पास है। अगर कोरम ना हो तो हाउस को अडजर्न भी कर सकता है। कोरम के लिए हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 होना जरूरी है। अक्सर स्पीकर वोट नहीं करता, पर टाई के टाइम पे कास्टिंग वोट देता है डेडलॉक तोड़ने के लिए। स्पीकर जॉइंट सिटिंग्स भी प्रिसाइड करता है जब प्रेसिडेंट उनको समन करते हैं बिल्स पर डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व करने के लिए। उसके पास ये पावर भी है कि वो सीक्रेट सिटिंग अलाउ कर दे अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करे, और तब किसी आउटसाइडर को उसके परमिशन के बिना चेंबर, लॉबी या गैलरीज में एंट्री नहीं मिलती। सबसे क्रूशियल पावर्स में से एक यह है कि स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और इस डिसीजन को फाइनल माना जाता है। जब बिल राज्यसभा भेजा जाता है रिकमेंडेशंस के लिए या प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है, तब भी स्पीकर उसको सर्टिफाई करता है। 10th शेड्यूल के अंडर लोकसभा के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला भी स्पीकर करता है अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में रूल किया था कि ऐसे डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। इसके अलावा स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, जो पार्लियामेंट को दुनिया के और पार्लियामेंट से कनेक्ट करता है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस का भी चेयरमैन होता है। लोकसभा के सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन अपॉइंट करना और उनकी फंक्शनिंग ओवरसी करना स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी वो खुद चेयर करता है। स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए कई प्रोविजंस दिए गए हैं उसको सिक्योर करने के लिए। उसका टेन्योर सिक्योर है क्योंकि उसे सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब लोकसभा के टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी। उसके सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, इसलिए उनके लिए हर साल वोट नहीं लेना पड़ता। स्पीकर के कंडक्ट या वर्क को लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट एक स्पेसिफिक सब्सटैंटिव मोशन के थ्रू। उसके पास को रेगुलेट करने और हाउस में ऑर्डर मेंटेन करने के डिसीजन जुडिशियल इंटरफेरेंस से बचाए गए हैं। ये रूल भी उसके इंपार्शियलिटी को रीइंफोर्स करता है कि वो नॉर्मली वोट नहीं करता और सिर्फ टाई के टाइम कास्टिंग वोट देता है।
उसका प्रेसिडेंट्स ऑर्डर में पोजीशन बहुत ऊपर है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है और प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के अलावा सभी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर है। ब्रिटेन में स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है और पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन इंडिया में ये कन्वेंशन फुली डेवलप नहीं हुआ और यहाँ स्पीकर इलेक्शन के बाद भी अपनी पार्टी का मेंबर बना रहता है। डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन के बाद ही। उसके इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है। अगर उसका ऑफिस वेकेंट हो जाए तो लोकसभा दूसरा मेंबर इलेक्ट करती है। नॉर्मली वो लोकसभा की लाइफ तक ऑफिस में रहता है, लेकिन उसको भी पहले छोड़ना पड़ सकता है अगर वो हाउस का मेंबर ना रहे, अगर वो स्पीकर को लिख के रिजाइन करे, या फिर अगर लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स उसको रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास कर दें आफ्टर 14 डेज नोटिस। जब स्पीकर एब्सेंट हो या उसका ऑफिस वेकेंट हो, तब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की ड्यूटीज करता है और उसके सभी पावर्स यूज करता है जॉइंट सिटिंग्स को प्रिजाइड करने तक। लेकिन वो स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली हाउस को अकाउंटेबल होता है। उसका एक स्पेशल प्रिविलेज ये है कि जब भी उसको किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अपॉइंट किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है। जैसे स्पीकर, वो भी नॉर्मली वोट नहीं करता, पर टाई के केस में कास्टिंग वोट देता है। अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन डिस्कस हो रहा हो तो वो प्रिजाइड नहीं कर सकता, पर बाकी वक्त वो एक आम मेंबर की तरह पार्टिसिपेट करता है और वोट करता है। उसके सैलरीज और अलाउंसेस भी पार्लियामेंट फिक्स करती है और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं। 10th लोकसभा तक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों आमतौर पर रूलिंग पार्टी से होते थे, लेकिन 11th लोकसभा के बाद एक कंसेंसस बना जिसमें स्पीकर रूलिंग साइड से और डेप्यूटी स्पीकर मेन ऑपोजिशन से होता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कोई अलग से ओथ नहीं लेते, उन्होंने जो जनरल ओथ मेंबर्स के रूप में लिया होता है वही उनका ओथ होता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस इंडिया में पहली बार 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तब उनको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था और ये टाइटल्स 1947 तक चले। 1921 से पहले गवर्नर जनरल खुद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग्स प्रिजाइड करता था। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट और सच्चिदानंद सिन्हा पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बने। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल पहले इंडियन और इलेक्टेड स्पीकर बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इनके नाम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कर दिए थे, लेकिन क्योंकि उस एक्ट के फेडरल प्रोविजंस कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, पुराने नाम 1947 तक चलते रहे। इंडिपेंडेंस के बाद जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर बने और अनंता सयानम अयंगर पहले डेप्यूटी स्पीकर। मावलंकर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव के स्पीकर और प्रोविजनल पार्लियामेंट के स्पीकर भी रहे थे और 1946 से 1956 तक एक पूरे डेकेड के लिए लोकसभा के स्पीकर रहे। लोकसभा के रूल्स के मुताबिक स्पीकर 10 तक चेयरपर्सन्स का पैनल नॉमिनेट करता है, जो मेंबर्स में से ही होते हैं। इनमें से कोई भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंट होने पर हाउस प्रिजाइड कर सकता है और उस टाइम उसके पास वो सभी पावर्स होती हैं। इनका टेन्योर तब तक रहता है जब तक नए पैनल नॉमिनेट ना हो जाएं। लेकिन अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों के ऑफिस वेकेंट हो जाएं, तो पैनल मेंबर्स प्रिजाइड नहीं कर सकते। ऐसे केस में प्रेसिडेंट किसी मेंबर को अपॉइंट करता है स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, जब तक नए स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट ना हो जाएं। एक और ऑफिस होता है स्पीकर प्रोटेम, जो टेम्पररी नेचर का होता है। जैसे ही नया लोकसभा इलेक्ट होता है, पुराने लोकसभा का स्पीकर पहले सिटिंग के जस्ट पहले अपना ऑफिस छोड़ देता है। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्रेसिडेंट नए हाउस के किसी मेंबर को स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट करता है, ज्यादातर सीनियर मोस्ट मेंबर को, और उसको खुद ओथ दिलाता है। स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के सभी फंक्शंस करता है, नए मेंबर्स को ओथ दिलाता है, पहले सिटिंग प्रिजाइड करता है और नए स्पीकर के इलेक्शन को ओवरसी करता है। जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इस तरह ये सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है। राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन कहलाता है और ये पद भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं या प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तब वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज नहीं निभाते। चेयरमैन को तभी रिमूव किया जा सकता है जब उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव किया जाए। चेयरमैन के पावर्स और फंक्शंस लगभग स्पीकर ऑफ लोकसभा के बराबर होते हैं, लेकिन दो बड़ी डिफरेंसेस हैं। स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड कर सके कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, जबकि चेयरमैन के पास ये पावर नहीं होती। दूसरा, स्पीकर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट प्रिजाइड करते हैं, लेकिन चेयरमैन को ये अधिकार नहीं है।
स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। फिर भी स्पीकर की तरह चेयरमैन भी पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, लेकिन टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट दे सकते हैं। अगर उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन मूव किया जाए तो वो सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट रह के बोल सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। ये थोड़ा अलग है लोकसभा से, जहां पर स्पीकर अपने रिमूवल के रेजोल्यूशन के वक्त पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। चेयरमैन की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती हैं और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं होते। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, तब वो चेयरमैन की सैलरी और अलाउंसेस नहीं लेते, बल्कि प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। राज्यसभा अपने मेंबर्स में से एक डेप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट करती है। जब भी ये पद वेकेंट होता है, हाउस एक नए मेंबर को चूज करता है। डेप्यूटी चेयरमैन अपना पद खाली करते हैं अगर वो राज्यसभा के मेंबर रहना बंद कर देते हैं, या फिर रिजाइन कर देते हैं चेयरमैन को लिखकर, या फिर उन्हें हाउस के मेजॉरिटी मेंबर्स के रेजोल्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है, जिसके लिए 14 डेज पहले नोटिस देना जरूरी है। डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की ड्यूटीज तब परफॉर्म करते हैं जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हों, और जब चेयरमैन एब्सेंट हों तो उनकी जगह प्रिजाइड करते हैं। ऐसे केसेस में उनके पास चेयरमैन के सारे पावर्स होते हैं, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के सबॉर्डिनेट नहीं होते, वो सीधे राज्यसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चेयरमैन की तरह डेप्यूटी चेयरमैन भी प्रिजाइड करते वक्त पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, लेकिन टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट दे सकते हैं। अगर उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस में डिस्कस हो रहा हो तो वो प्रिजाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाउस में मौजूद रह के बात कर सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी और अलाउंसेस भी पार्लियामेंट फिक्स करती है, और वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, बिल्कुल चेयरमैन की तरह। डेप्यूटी चेयरमैन के अलावा राज्यसभा के पास एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स भी होता है। ये पैनल चेयरमैन द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स में से नॉमिनेट किया जाता है। जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट होते हैं, तब इस पैनल का कोई भी मेंबर हाउस को प्रिजाइड करता है, और उस टाइम उसके पास चेयरमैन के बराबर पावर्स होती हैं। पैनल के मेंबर्स तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक एक नया पैनल नॉमिनेट ना हो जाए। अगर पैनल का कोई भी मेंबर भी प्रेजेंट ना हो तो हाउस खुद डिसाइड करता है कौन सा मेंबर चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स के मेंबर्स प्रिजाइड नहीं कर सकते अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो। ऐसे में चेयरमैन की ड्यूटीज एक राज्यसभा के मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करके देता है, जब तक नए इलेक्शंस के जरिए वैकेंसी फिल ना हो जाए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अपना सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ भी होता है। हाँ, कुछ पोस्ट्स दोनों हाउसेस के लिए कॉमन हो सकती हैं। स्टाफ की रिक्रूटमेंट और उनके सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। हर हाउस का सेक्रेटेरिएट एक सेक्रेटरी जनरल के अंडर होता है, जो एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट रिस्पेक्टिव हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है। लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो खुद लोकसभा का मेंबर हो। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर हो या किसी वजह से लोकसभा का मेंबर ना हो, तो वो लोकसभा के किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देते हैं जो लीडर ऑफ द हाउस का रोल निभाता है। राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो वहां का एक मिनिस्टर और मेंबर होता है और जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। ये लीडर हाउस के बिजनेस को मैनेज करने, सरकार की तरफ से पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अपने लिए एक डेप्यूटी लीडर भी नॉमिनेट कर सकता है। अमेरिका में इसी तरह का पोजीशन मेजॉरिटी लीडर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी पद होता है। ये पद उस ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मिलता है जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होती है और जिसके पास हाउस की टोटल सीट्स का कम से कम 1/10वां हिस्सा होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी होती है और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के रूप में समझा जाना होता है। 1977 में इस पोस्ट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया और तब से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर सैलरी, अलाउंसेस और फैसिलिटीज मिलती हैं। इस पोस्ट को पहली बार 1969 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। अमेरिका में इस रोल को माइनॉरिटी लीडर कहते हैं, जबकि ब्रिटेन में पॉलिटिकल सिस्टम में से एक स्टेप आगे ले जाता है, जहां ऑपोजिशन एक शैडो कैबिनेट बनाती है। इसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स रूलिंग कैबिनेट के मिनिस्टर्स को शैडो करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उनकी पार्टी पावर में आए तो वो तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें। इसी वजह से स्कॉलर आइवर जेनिंग्स ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा, जिसे मिनिस्टर का स्टेटस और गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस व्हिप का होता है।
लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूल्स और स्टैट्यूट्स में मेंशन किए गए हैं, लेकिन व्हिप का पद कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस के रूल्स या किसी स्टैट्यूट में मेंशन नहीं है। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पर बेस्ड है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पावर में हो या ऑपोजिशन में, पार्लियामेंट में अपना एक व्हिप अपॉइंट करती है। व्हिप एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह काम करता है, जो इंश्योर करता है कि उसकी पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा संख्या में हाउस में प्रेजेंट रहें और वोटिंग के वक्त पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक वोट करें। व्हिप पार्टी डिसिप्लिन को मॉनिटर और रेगुलेट करता है और मेंबर से उम्मीद की जाती है कि वो उसके डायरेक्शंस फॉलो करें, वरना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। पार्लियामेंट सेशंस में मिलती है, जिसे प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम समन करते हैं। 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए पार्लियामेंट को साल में कम से कम 2 बार मिलना ही पड़ता है। लेकिन आमतौर पर 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो फरवरी से मई तक चलता है, मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक होता है और विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। एक सेशन हाउस की पहली सिटिंग से शुरू होता है और उसकी प्रोरोगेशन या लोकसभा के केस में उसकी डिसोल्यूशन पर खत्म होता है। प्रोरोगेशन और अगले सेशन के बीच का पीरियड रिसेस कहलाता है। हर सेशन में कई मीटिंग्स होती हैं और एक मीटिंग आमतौर पर 2 सिटिंग्स में डिवाइडेड होती है, एक लंच से पहले और एक लंच के बाद। एक सिटिंग एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन से एंड हो सकती है। एडजर्नमेंट सिर्फ कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए सिटिंग को सस्पेंड करता है, जबकि एडजर्नमेंट साइन डाई एक सिटिंग को बिना अगले डेट डिसाइड किए खत्म करता है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई का पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, जो चाहे तो हाउस को पहले भी बुला सकता है। प्रोरोगेशन एक सेशन को फॉर्मली एंड करने का तरीका है। आमतौर पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस को साइन डाई एडजर्न करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी करके सेशन प्रोरोग कर देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो सेशन के दौरान भी हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा के लिए होती है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डिसोल्यूशन का मतलब है हाउस की पूरी लाइफ का एंड, जिसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं और एक नई लोकसभा बनाई जाती है। डिसोल्यूशन अपने आप भी हो सकती है जब लोकसभा अपना 5 साल का टर्म पूरा कर लेती है या प्रेसिडेंट उससे पहले डिसॉल्व कर दे। एक बार डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा दोबारा रिस्टोर नहीं होती और उसके सारे पेंडिंग बिजनेस लैप्स हो जाते हैं, सिवाय उन बिल्स के जो राज्यसभा में पेंडिंग होते हैं या जो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में एक क्लियर डिफरेंस है। एडजर्नमेंट सिर्फ एक सिटिंग खत्म करता है, जबकि प्रोरोगेशन पूरे सेशन को एंड करता है। एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। दोनों पेंडिंग बिल्स को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रोरोगेशन की वजह से सारे पेंडिंग नोटिसेस लैप्स हो जाते हैं, सिवाय उनके जो नए बिल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए दिए गए होते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कोरम का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जो कि उस हाउस के टोटल मेंबरशिप का 1/10वां हिस्सा होता है। इस हिसाब से लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर्स और राज्यसभा में 25 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर कोरम नहीं होती तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हाउस को या तो अडजर्न करना पड़ता है या मीटिंग सस्पेंड करके कोरम कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। हाउस के डिसीजंस आमतौर पर सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा अगर सपोर्ट करें। कुछ मैटर्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले वोट नहीं करते, लेकिन अगर टाई हो जाए तो डिसाइडिंग वोट दे सकते हैं। प्रोसीडिंग्स तब भी वैलिड रहती हैं तो अगर इरेगुलरिटीज हों, जैसे अनऑथराइज्ड वोटिंग या वेकेंट सीट्स। लोकसभा में वोटिंग आमतौर पर वॉइस वोट से होती है। डिबेट के बाद स्पीकर मेंबर्स से पूछते हैं, जो फेवर में हो वो ए बोलें और जो अगेंस्ट हो वो नो बोलें। अगर इस पर कोई चैलेंज नहीं आता है तो स्पीकर रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अगर चैलेंज हो जाए तो वो डिवीजन ऑफ वोट्स ऑर्डर करते हैं, जो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, स्लिप्स या मेंबर्स के फिजिकल मूवमेंट से लॉबीज में कंडक्ट होता है। कभी कभी अगर स्पीकर को लगे कि डिवीजन का डिमांड अननेसेसरी है तो वो सिर्फ मेंबर्स को खड़े होने के लिए कह के रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, बिना नाम रिकॉर्ड किए। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के बिजनेस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। मेंबर्स अपनी मदर टंग में भी बोल सकते हैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर परमिशन दे और दोनों हाउसेस में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की अरेंजमेंट होती है। पहले इंग्लिश को 1965 के बाद डिसकंटिन्यू करने का प्लान था, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 ने उसे हिंदी के साथ कंटिन्यू रहने की परमिशन दे दी। मेंबर्स के अलावा मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दोनों हाउसेस, जॉइंट सिटिंग्स और उन पार्लियामेंट्री कमिटीज में जहां वो मेंबर्स हों पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये प्रोविजन इसलिए है ताकि मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस में अपना रोल प्ले कर सकें, चाहे वो सिर्फ एक हाउस के मेंबर हों। और अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए तो वो 6 महीने तक पार्टिसिपेट कर सकता है, जब तक वो किसी एक हाउस का मेंबरशिप सिक्योर न कर ले।
आखिरी में जब नई लोकसभा इलेक्ट हो जाती है और उसके बाद पुरानी लोकसभा का लास्ट सेशन होता है, उसे लेम डक सेशन कहा जाता है। पुरानी लोकसभा के वो मेंबर्स जो दोबारा इलेक्ट नहीं हो पाए होते हैं, उन्हें लेम डक्स कहा जाता है।